फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लाइबिलिटी साइड ऑलरेडी कवर कर ली थी। आइए आज की क्लास में असेट साइड पर चलते हैं। असेट साइड में दो मेन हेड्स होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था करंट असेट और नॉन करंट असेट में क्या फ़र्क है। करंट असेट वो जो रिलाइज हो जाए ऑपरेटिंग साइकिल में या फिर 12 महीने के अंदर अंदर, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, मतलब बैलेंस शीट की जो डेट है उसके 12 महीने के, जैसे 31 मार्च 2024 की बन रही है तो 31 मार्च 2025 तक वो रिलाइज हो जाए, ठीक है। या फिर वो कोई फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड हो, हमने ट्रेड करने के लिए ही रखे हो, या फिर कैश इन कैश इक्विवेलेंट हो। वो बात और है कैश इन कैश इक्विवेलेंट पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अकाउंट आपका सीज कर दिया और 2 साल तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप 12 महीने से ज़्यादा तक उस अकाउंट को आप कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते तो वो फिर कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में। करंट असेट जो नहीं होते वो सब क्या बन जाते हैं, नॉन करंट असेट्स। तो आइए इनके सब हेड्स पढ़ते हैं। पहला जो है, पहले के अंदर फिर 4 और हेड्स हैं। पहले सब हेड के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। देखिए जो पहला है ये हमारे फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स की बात करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसकी पूरी डेफिनेशन ये क्या होता है, इसके लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हम पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पर आपको एक नॉर्मली बात करने में जो भी हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं टेंजिबल, वो सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है, पूरा एक चार्ट बनता है जिसमें आपके असेट्स की साल के शुरू में क्या पोजीशन थी, साल के एंड में क्या है, ग्रॉस लिखते हैं। फिर उसके बाद कितना डेप्रिसिएशन ओपनिंग में लगा हुआ था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होता हुआ आ रहा है वो। इसके बाद साल भर में कोई एडिशन हुआ, कोई डिलीशन हुआ, मतलब कोई आपने परचेज करी, कोई सेल करी, वो सब रिकॉर्ड करोगे। फिर इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा वो, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ तो वो, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद क्लोजिंग में कितनी ग्रॉस एसेट बच रही है, कितनी नेट बच रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। पूरा डेप्रिसिएशन चार्ट बोला जाता है जनरली, इसको ये बनाया जाता है। क्लासिफाइड एज लैंड, सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सी वाली है, ठीक है, कौन सी क्लास की है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स है, ये सारा बताना पड़ेगा। क्लासिफाइड एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। पहले उसके, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप उसको क्लासीफाई कर दोगे। फिर रिकंसिलेशन बनेगी ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट एट द बिगिनिंग एंड एट एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, शोइंग एडिशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, कुछ आपने एक्वायर किया, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, कोई रिवैल्यूएशन की वजह से चेंज आया, अदर एडजस्टमेंट एंड रिलेटेड डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट। ये सारी चीज़ें हमारे को, ठीक है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिस्क्लोज करनी होगी। और वैसे ही इंटेंजिबल एसेट के लिए भी सिमिलरली दोनों पॉइंट्स काम आएंगे। कहने का मतलब क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन क्या होगा इंटेंजिबल एसेट का, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ब्रांड, क्या चीज़ है, गुडविल, कौन सी इंटेंजिबल एसेट है, तो क्लासिफिकेशन करेंगे पहला पॉइंट। और दूसरा इसी तरीके से, ठीक है, साल के शुरू में आपने कितना अमोर्टाइजेशन कर रखा है, कुछ इम्पेयरमेंट है क्या, फिर इस साल कितना हुआ, लास्ट में एक्यूमुलेट करके कितना आ रहा है, और आपने कुछ एक्वायर किया, कुछ बेचा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखानी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन एंड ठीक है, रिकंसिलेशन बनाना होगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट जो आधे अधूरे बने हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। जैसे बिल्डिंग अभी बन रही है, बिल्डिंग पूरी नहीं बनी तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएगी, उस पर अभी डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट नहीं होगा, वो रेडी फॉर यूज नहीं है, तो वो किस में आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब हमारे एसेट आधे अधूरे बने हुए। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट आधा अधूरा बना हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा। कैसे, क्या एग्जांपल, जैसे सॉफ्टवेयर है, हमने अपनी कंपनी का एचआर का, जनरली एचआर के लिए सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। उसमें क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके रिकॉर्ड होते हैं, कौन कितने बजे आज आया, वो पंचिंग करते हैं ना, बायोमेट्रिक लगे होते हैं ऑफिस के बाहर, तो उसका रिकॉर्ड सीधा उसमें जाता है एचआर के सॉफ्टवेयर में। तो कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, ठीक है, किसने कब लीव ली, अगर किसी को आगे लीव लेनी है
तो उसके लिए अप्लाई करेगा और उसको अप्रूव भी, जो उसका सीनियर अप्रूव करेगा वो भी एचआर सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है, ठीक है, जो भी एचआर का मॉड्यूल होता है उसके थ्रू ही करेगा। और उनकी सैलरी, उनका कितना टीडीएस बनता है, सारी चीज़ें उस मॉड्यूल से जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर अगर हमने जैसे टीसीएस को दिया कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाकर दे दो, तो साल के एंड तक कितना बना हुआ है वो सॉफ्टवेयर, कितना खर्चा उस पर लग गया, तो वो क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इसका पहला सबहेड ये था। दूसरा सबहेड नॉन करंट एसेट के अंदर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कर रखी है वो इसमें आ जाएंगी। तीसरा डेफर टैक्स एसेट, आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में जब डेफर टैक्स लाइबिलिटी आया था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में जो फर्क आता है टेम्पररी डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है, कि अभी इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं करा, वो बाद में करेगा, बट हमने बुक्स में डिडक्शन दिखा रखी है, उन सब की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आता है। अगर हमने टैक्स ज़्यादा पे करा है क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा था, ठीक है, अगर हमने टैक्स ज़्यादा पे करा है तो वो हमारा असेट कहलाएगा, और अगर हमने टैक्स कम पे करा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा था, तो वो डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनता है। एएस आएगा तब पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमने लोन और एडवांस दे रखे हैं, और एक और आगे का भी पढ़ लेते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या हुआ, जो लोन्स एंड एडवांसेस आपने दे रखे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैपिटल एडवांस। अब ये कैपिटल एडवांस क्या होता है, असेट खरीदने के लिए कोई एडवांस दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी का मतलब खरीदने के लिए कुछ आपने एडवांस दे रखा है, वो इसमें आ जाएगा। आपने समझा, ये अलग है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अलग है। असेट आधी अधूरी बनी हुई है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन असेट के लिए एडवांस दे रखा है, वो कैपिटल एडवांस, वो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट का क्या एग्जांपल हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स वो तो करंट में आते हैं, लेकिन हाँ जो करंट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर पाए वो इधर आ जाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या कैसे देना है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्लासिफाइड एज कैपिटल एडवांस, फिर उसके बाद लोन एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, इस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। फर्दर क्लासिफाइड एज, फिर उसमें और क्लासिफिकेशन क्या दिखानी होगी डिस्क्लोजर में, कौन सा सिक्योर्ड है, कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, और लास्ट में डाउटफुल, कौन सा आपको डाउटफुल लगता है कि आपका पैसा पता नहीं मिल भी पाएगा या नहीं, और अगर प्रोविजन की ज़रूरत है बनाने की तो अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लोन शोन सेपरेटली, ठीक है। जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलते थे ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन हो गया, तो वो उसमें सेपरेटली जिसका भी है उसमें लेस कर कर दिखा देंगे। समझ में आ गई बात। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद क्या पढ़ा था, अदर नॉन करंट एसेट, तो क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अदर्स, इस तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे। लॉन्ग टर्म वाले हमारे डेटर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हमने कहीं पर जमा कर रखा है वो तो होता ही लॉन्ग टर्म है, कि जितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट आपने डिपॉजिट कर रखा है, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब पैसा वापस आएगा, तो लॉन्ग टर्म हो गया। और इसके अलावा कुछ है तो समझ में आ गई बात। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को आप ऐसे याद कर लो, किट कसो, CITCSO, किट कसो, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। समझ में आ गई बात। CITCSO तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट पर्पस के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वो इसमें आएंगी। इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्रीज के लिए मैंने यहाँ पर R13 में आपको दिखा भी रखा है, इसमें सारी इन्वेंट्रीज आ गई। अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म हुई तो उसके तो 3 तरीके का ये होगा ना इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, फिर उसके बाद WIP होगा, फिर फिनिश्ड गुड होगा। तो इन्वेंट्रीज शेल बी क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, WIP, और अगर कोई ट्रेडिंग है तो स्टॉक इन ट्रेड होगा केवल। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है, जो मशीनों के रिलेटेड पार्ट वगैरह होते हैं वो जो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन मीट नहीं कर पाते फिक्स्ड एसेट की, वो इन्वेंट्री बन जाते हैं। लूज टूल्स, अदर्स, ठीक है, ये सब पेचकस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो रखी हुई है। और मोड ऑफ वैल्यूएशन डिस्क्लोज करना होगा कि आप उसको कैसे वैल्यू करते हो, फीफो पे करते हो, वेटेड एवरेज पे करते हो, और अगर कुछ ट्रांजिट में गुड्स हैं तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा कि गुड्स इन ट्रांजिट है। आ गई बात समझ में, ये था इन्वेंट्रीज। अब नेक्स्ट इसमें आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब जो हमने जिस लाइन में हम डील करते हैं
उससे जो हमारे रिसीवेबल बनते हैं वो आएंगे ट्रेड रिसीवेबल में। ठीक है, तो आप कहोगे उसी से ही तो बनेंगे जिस लाइन में हम डील करते हैं। नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है ना, कुछ आपने कोई पुरानी एसेट थी वो बेची, अब उसका पैसा आपको 6 महीने बाद मिलेगा, तो रिसीवेबल तो वो भी है, लेकिन वो ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा। ठीक है, वो अदर करंट एसेट में आएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल का एक एजिंग शेड्यूल बनता है, इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए हमारे को। आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, जब सामने वाले को पे करना था तब से, और अगर कोई सामने वाले को कब पे करना था आपने कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं करा था, तो फिर ट्रांजैक्शन की डेट ले लेंगे। वहाँ से जो हमारे डेटर हैं उसका एजिंग देखते हैं, कौन से 6 महीने पुराने हैं, कौन से 6 महीने से 1 साल है, कौन से 1 से 2 साल है, और कौन से 2 से 3 साल है, और 3 साल से ज़्यादा वाले डेटर। सबसे खतरनाक तो ये हुए ना, इसमें मिलने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। फिर ऑडिटर ये कहता है कि डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाओ, जब 3 साल से पैसा नहीं आ रहा तो अब क्या देगा वो। ठीक है, तो लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें फिर 4 पार्ट होते हैं। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, जो आप गुड मानते हो, कंसिडर गुड, मतलब जिसमें कोई डाउटफुल नहीं है आपको। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल जो डाउटफुल है। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल। डिस्प्यूटेड क्या होता है? डिस्प्यूट मतलब होता है अमाउंट के रिगार्डिंग एक डिस्प्यूट चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे को 1,70,50,500 रुपये लेने हैं, वो कह रहा है नहीं, केवल 1,40,05,200 रुपये देने हैं। वो कई बार ऐसा होता है ना जिसमें कंटिन्यूस काम चल रहा है कि कुछ हमने कुछ सामान भेजा, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ डिस्काउंट दिया उसको, कोई चीज़ पर डिस्काउंट दिया, कई सारे बिल्स पेंडिंग है, कुछ वो पेमेंट एक रफली पेमेंट कर देता है रैंडमली कि इतने लाख रुपए की पेमेंट मैंने कर दी, बिल वाइज नहीं करता। तो कई बार ऐसे केस में रिकंसिलिएशन में दिक्कत आ जाती है। तो उस केस में क्या बन जाता है? डिस्प्यूट। हम कुछ कह रहे हैं कि हमें लेना है और वो कुछ कह रहे हैं कि मुझे कितना देना है, तो डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का जो एजिंग शेड्यूल है वो ट्रेड पेबल से थोड़ा अलग था, इसमें 6 महीने का भी है, उसमें 6 महीने का नहीं था। ट्रेड रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिक्कत है कि आप बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने जो यहाँ पर करंट एसेट्स के अंदर आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो करंट एसेट्स तो वो हो गए जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd में कुछ और दे रखी है। वो क्या दे रखी है? वो 3 महीने वाले कैश मानता है। वो कहते हैं ठीक है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब हमने पहली क्लास में ये पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 में कौन पहले प्रिवेल करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे ऊपर एक्ट होता है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर शेड्यूल 3। तो फिर तो डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ऊपर आ गई, तो इसका मतलब केवल 3 महीने वाले ही आ पाए। तो फिर जो 3 से 12 महीने वाले हैं, बाकी 9 महीने वो कहाँ जाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसीलिए क्या किया गया, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखने की बजाय क्या लिखो? कैश एंड बैंक बैलेंसेस। क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक बैलेंसेस, जिसकी 2 हेडिंग देंगे, एक देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और दूसरी देंगे अदर बैंक बैलेंसेस। मतलब 3 महीने वाले यहाँ आ जाएंगे, बचे हुए 9 महीने वाले अदर बैंक बैलेंसेस में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब 3 महीने वाले जो एएस की डेफिनेशन के हिसाब से वो तो इधर लिख दो, बाकी बचे वो अदर बैंक बैलेंस में आ गए। ठीक है, ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक। ठीक है, और क्या क्या डिस्क्लोजर देना है? ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक शेल बी सेपरेटली स्टेटेड लाइक अनपेड डिविडेंड। कोई पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे हम जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना, तो डिविडेंड अगर पेमेंट हम नहीं कर पाए तो क्योंकि सामने वाले को जिसको भिजवाया वो पैसा वापस आ गया, पहले तो चेक वगैरह से भी भेजते थे, तो वो पैसा अगर वापस आ गया क्योंकि वो पर्सन वहाँ पर उस एड्रेस पर मिला ही नहीं, तो वो अनपेड डिविडेंड हो गया। अनपेड डिविडेंड आपका, ठीक है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम? उस पैसे को अलग से करके रखते हैं ईयर मार्क। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ सेपरेटली स्टेट करनी है कि कितना पैसा, ये पैसा है तो बैंक बैलेंस हमारा, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग करके रखा है, कभी भी जा सकता है ये पैसा। फिर कोई मार्जिन मनी रखवा रखी है, सिक्योरिटी कुछ है पैसे की, तो वो शेल बी डिस्क्लोज्ड, अलग से डिस्क्लोज करनी है। बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी शेल बी सेपरेटली डिस्क्लोज। कोई 12 महीने से ज़्यादा वाली, ठीक है, मेच्योरिटी है तो वो सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है।
अब 12 महीने से ज़्यादा वाली फिर करंट में क्यों आएगी? आ सकती है ना, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन है तो आ ही सकती है। ऑपरेटिंग साइकिल अगर 15 महीने की हुई तो हाँ, लेकिन फिर 16 महीने वाली अगर कोई बैंक डिपॉजिट है वो तो फिर अदर में उसमें चली जाएगी, नॉन करंट एसेट में। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जो लोन एंड एडवांस दे रखे हमने, सिमिलरली जैसे ऊपर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस का हमने डिस्क्लोजर बताया था, ठीक है, वैसे ही इसका भी देंगे। अदर करंट एसेट में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अदर करंट एसेट में हो सकते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चे जल्दी पे कर दिए, और अक्रूड इनकम, इनकम अर्न कर ली लेकिन पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम वगैरह। तो करंट असेट्स में मैंने आपको क्या बताया, किट कसो, CITCSO, ये आप याद रखना, ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, क्योंकि अगर प्रोवाइड फॉर कर ही दिया तो फिर तो बैलेंस शीट पे लायबिलिटी वगैरह में आ ही गया। लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी पहले तो होती क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा कंटिजेंट लायबिलिटी का तब तो पढ़ेंगे ही, बट अभी थोड़ा समझते हैं, आइडिया लेते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो पे करनी भी है या नहीं करनी, इसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। हमें पे करनी भी है या नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे हमारे अगेंस्ट जो केस चल रहे हैं, या फिर इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है, डिमांड आई हुई है लेकिन आपने अपील करी हुई है, ये क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी। क्योंकि आपको पूरी उम्मीद है कि ये जो डिमांड है ये फैक्ट्स पर बेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हैं और हमें पता है कि शायद, ठीक है, इसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे, हम जीत जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाई, क्योंकि नोटिस तो आया हुआ है बट आपने प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि आपको जीतने की उम्मीद है। ये क्या कहलाएगा, कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी शेल बी क्लासिफाइड एज, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, जो मैंने आपको कहा कि कंपनी के अगेंस्ट क्लेम आए हुए हैं, ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह के नोटिस, या फिर किसी पार्टी ने हमारे अगेंस्ट केस कर रखा है, वो सब। अगर हमने कोई गारंटी दे रखी है, गारंटी मतलब जो दूसरों के बिहाफ पे गारंटी दे रखी, वो जैसे हमारी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको लोन लेना था, तो लोन पर हमने गारंटी दे दी, तो सेकंड पर्सन के बिहाफ पर कोई गारंटी देंगे तो आएगा। ठीक है, हम अपने ही केसेस में जो गारंटी देते हैं, कई बार होता है ना कि बैंक से आपने लोन लिया तो उसमें गारंटी देते हैं, वो गारंटी क्या, वो तो फॉर्मेलिटी है, उसके बिना लोन ही नहीं मिलेगा। या इंश्योरेंस वालों को आपने गारंटी दी, कोई फॉर्म भरा गारंटी का, ये सब गारंटी, ठीक है, ये तो आपने अपने पर्सनल वाली गारंटी दी, पर्सनल मतलब अपने बिजनेस की गारंटी दी, वो इधर नहीं आएगी, वो तो नॉर्मल है, वो तो सबको करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो सेकंड पार्टी की आपने किसी और के बिहाफ पे गारंटी दी, वो इधर आ जाएगी। अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटिजेंटली लायबल, और कुछ है तो वो इधर आ जाएगा। लास्ट में आता है कमिटमेंट्स। कमिटमेंट क्या होती है, कमिटमेंट का मतलब हो गया कि आपने, देखिए, अभी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करी लेकिन आपने एक एग्रीमेंट में एंटर कर लिया जिसमें आपका बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, वो आपकी कमिटमेंट है। जैसे आपने किसी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें आपको 100 करोड़ रुपए लगाने हैं, एक कमिटमेंट हो गई, आपकी ऑब्लिगेशन है फ्यूचर की, तो वो यहाँ पर आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, कमिटमेंट्स। कोई आपको मशीन खरीदनी है तो उसके लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, पैसा नहीं किया 1 रुपये भी, पैसा जाता तो वो तो ऊपर आ ही जाता ना बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट के बाद में डिस्क्लोजर दे रहे हैं हम, ठीक है, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, नॉट इन बैलेंस शीट, ये केवल किस में आएगा, डिस्क्लोजर के रूप में आएगा। ये पूरा समझ में आ गई बात। तो आपकी कोई ऐसी कमिटमेंट्स है जिसमें बैलेंस शीट पूरी हिल जाएगी अगले साल क्योंकि आपका बहुत मोटा खर्चा होने वाला है, वो सब इसमें हम डिस्क्लोज करते हैं। तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स remaining to be executed on capital account and not provided for. Uncalled liability on shares and other investment partly paid up. आपने कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है पैसा, जो इन्वेस्ट करा हुआ है लेकिन ऐसे शेयर्स में जो भी पार्टली पेड अप है, तो बाद में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे 10 रुपये का शेयर है, अभी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसमें 4 ही मंगवाए हैं, तो 6 रुपये और जाने हैं अभी इन्वेस्ट करने में। ठीक है, तो अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड अप, और कोई बाकी कमिटमेंट है तो वो यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड का कुछ कंडीशंस होती है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। अभी केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिविडेंड जो प्रपोज करते हैं, देखिए प्रपोज करने का मतलब क्या होता है।
डिविडेंड प्रपोज करने का मतलब हुआ प्रस्ताव रखना। जो बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें बैठते हैं कि हम लोग इस बार इतना डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो ये प्रपोज हुआ। कहने का मतलब ये प्रस्ताव रखा। लेकिन कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। तो वो एजीएम जब होगी तो वो उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, पहले प्रपोज होता है, फिर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फिर लास्ट में पे होता है। अब कंपनी की जो एजीएम होती है वो उस साल होती ही नहीं जिस साल की है। क्या मतलब हुआ भाई? अगर 2024-25 की बात चल रही है, ठीक है, तो 2025-31 मार्च उसके बाद ही तो रिजल्ट वगैरह पब्लिश होंगे। ठीक है, तो डिविडेंड पे डिसीजन तो उसके बाद ही लिया जाएगा। तो एजीएम होगी मार्च के बाद। ठीक है, जब वो एजीएम होगी उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, बाद में फिर पे करेंगे। तो केवल डिविडेंड अगर प्रपोज किया उस साल में तो प्रपोज करने की कोई एंट्री हम पास नहीं करते। ठीक है, बुक्स में नहीं दिखाते। एक टाइम था कुछ साल पहले प्रपोज डिविडेंड बुक्स में शो होता था। अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो आपको दिख सकता है, लाइबिलिटी बनाया जाता था उसको, करंट लाइबिलिटी। लेकिन फिलहाल अब जो है उसको बात करते हैं कि डिविडेंड प्रपोज करना कोई लाइबिलिटी नहीं है, केवल डिस्क्लोजर के रूप में शो करेंगे। समझ में आ गई बात? तो डिविडेंड प्रपोज टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज डिस्क्लोज्ड ओनली इन नोट्स। इक्विटी का आपको पता है कि वो तो डिसाइड करेंगे क्या रेट होगा, प्रेफरेंस का रेट तो फिक्स होता है, वो जितना भी प्रपोज किया गया वो डिस्क्लोज करना है नोट्स में। ठीक है, प्रोवाइडेड बैलेंस शीट में प्रोवाइड नहीं करना। डिस्क्लोजर इज ऑल्सो मेड फॉर अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अगर क्यूमुलेटिव है प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जिसमें डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, अगर कंपनी पे ना करे तो वो जितने भी उसके अरियर्स हैं वो भी डिस्क्लोज किए जाते हैं। 3 साल का बचा है, 2 साल का बचा है, वो सब। अदर इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में क्या हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखिए बहुत सारे डिस्क्लोजर्स और भी होते हैं, लेकिन अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड वे से चल रहे हैं और एग्जाम के अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें और बता दी हैं जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, अगर आपने कोई बोरोइंग ली लेकिन जिस पर्पस के लिए ली थी अभी उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी है। ऐसे ही अगर आपने कोई शेयर्स इशू करे थे, किसी पर्पस के लिए करे थे बट वो पर्पस अभी मीट नहीं कर पाए तो उसका भी डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी पूरी बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में P&L का फॉर्मेट और डिविडेंड ये डिस्कस करेंगे।